नमस्ते बेटा। अवोगाद्रो नियम पढ़ेंगे अपन। अवोगाद्रो नियम। कई बार गाँव में ये समझने लग जाते हैं अवोगाद्रो नियम, जबकि ये है अवोगाद्रो नियम। ये नहीं आएगा। अवोगाद्रो नियम, ये नियम अवोगाद्रो ने दिया। ये क्या कहता है ये नियम कि अगर स्थिर हो, स्थिर या समान, स्थिर या समान ताप व दाब पर अगर किसी गैस, पहली बात तो ये ध्यान रहे अवोगाद्रो का नियम है किसके लिए लागू होगा, ये गैस के लिए। किसके लिए? गैस के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर स्थिर या समान ताप व दाब पर समान आयतन में, समान आयतन, आयतन को रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे? V से। आयतन में गैस के कणों की संख्या भी क्या हो? गैसों, यानी दो गैस हैं जिनका आयतन समान है। एक भी 1 लीटर आयतन में फैली हुई है, 1 लीटर का बर्तन है उसमें फैली हुई है, दूसरी भी 1 लीटर के बर्तन में ही फैली हुई है। तो उन गैसों में कणों की संख्या क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? कणों की संख्या समान होगी। संख्या समान होगी। क्या होगी? समान होगी। नोट्स आप लोगों के पास प्रॉपर आ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ सारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए प्रत्येक के। समझा मैं आप लोगों को क्लास में एक की बजाय 2 बार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, ऑफलाइन में और भी अच्छी तरीके से समझा देंगे, लेकिन नोट्स उतारना आपकी जिम्मेदारी है। वो जब क्लास ऑफलाइन हो तो मुझे ये नोट्स कंप्लीट मिलने चाहिए, किसी भी बच्चे के एब्सेंट नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रहे। वो तो मुझे पता चल रहा है वीडियो 10 में से 2 बच्चे देख रहे हैं, 15 में से 3 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन अगर नोट्स कंप्लीट नहीं मिले योगेश सर उससे व्हाट्सएप पे, एवरग्रीन स्कूल में व्हाट्सएप से मिल जाते हैं नोट्स। अगर वो नोट्स कंप्लीट नहीं किए गए, हम इनको मेहनत करके बना कर आप लोगों को भेजें, अगर कंप्लीट नहीं हुए तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हम नहीं। क्या कहता है अवोगाद्रो का नियम? गैसों पर लागू होता है। ये कहता है कि स्थिर या समान ताप व दाब, मतलब इसका मतलब ये है कि ताप और दाब, जैसे मान लो एक बर्तन भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा तो दूसरा भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा होना चाहिए। अगर एक पे दाब, एक एटम वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर लग रहा है तो दूसरी पे भी एक वायुमंडलीय दाब ही लगना चाहिए, ये ध्यान रहे। इसको बोलेंगे अपन समान ताप व दाब, क्योंकि ताप की मात्रा 25-25 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों पर समान है, दाब की मात्रा 1-1 एटम दोनों पर समान है। अगर ये परिस्थिति है तो कोई समान आयतन वाला, जैसे 1-1 लीटर समान आयतन में भरी गैसों की कणों की संख्या होगी। 1 लीटर में भरी हुई गैस है, दूसरी भी 1 लीटर में भरी, मान लो एक H2 गैस भरी हुई है, एक H2 1 लीटर में भरी हुई है, बराबर 1 लीटर में एक O2 बराबर 1 लीटर में भरी हुई है। तो इन H2 के गैस के कणों और O2 गैस के कणों की संख्या क्या होगी? समान होगी। बस ये दर्शाता है कि समान परिस्थिति हो, अगर ताप दाब समान हो तो समान आयतन में गैस के कणों की संख्या क्या होगी? समान होगी। इतने ही H2 कणों की संख्या होगी, इतने ही O2 की होगी। जैसे मान लो कोई गैस है, स्थिर ताप व दाब पर गैस है ए व बी, 2 गैस हैं, एक Li और एक B, जिनके आयतन Va व Vb है।
तो उसमें गैस के कणों की संख्या किसकी, गैस के कणों की संख्या, कणों की संख्या कह दे, अणुओं की संख्या बात एक ही है, ध्यान दे, संख्या Na व Nb होगी। क्या होगी, Na और Nb। देख सीधी सी बात है, एक गैस A ही एक B ही, B वाले आयतन में भरी हुई है जिसे BA आयतन बोल रहे हैं, B है V वाले आयतन में भरी हुई है, V तो देखो समान है, लेकिन इसमें B गैस भरे होने के कारण इसको क्या लगा रहे हैं अपन, B लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब इनमें कणों की संख्या कितनी होगी, A वाले में तो N लगा दी, जितने N A वालों में कणों की संख्या होगी, यानी N है इसके A वाली गैस की कणों की संख्या, तो N ही B वालों की होगी। बस यही तो देख रहे हैं अपन भाई, समान आयतन है, समान ताप दाब है, तो जितनी एक के कणों की संख्या होगी, ए वाली गैस कणों की संख्या होगी, इतनी बी वालों की होगी। ये दर्शा देता है कि आयतन समान है। अगर वी ए बराबर है, आयतन वी के समान है, तो ध्यान रहे एन ए बराबर है एन बी के। क्या है, एन ए बराबर है एन बी के। आयतन अगर वी बराबर है, तो इसमें गैस कणों की संख्या एन ए एन बी दर्शाती है गैस कणों की संख्या, तो एन ए बराबर है एन बी के। इन दोनों की गैसों के कणों की संख्या भी क्या है, बराबर है। यही ये नियम बताता है आवोगाद्रो का नियम। आयतन समान है तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी। अब है मोल अवधारणा। क्या है, मोल अवधारणा। ये मोल अवधारणा भी आवोगाद्रो द्वारा ही दी गई, ध्यान रहे। किसके द्वारा, आवोगाद्रो द्वारा ही दी गई ये मोल अवधारणा भी। और आवोगाद्रो ने बताया कि किसी गैस के एक मोल में कणों की संख्या, किसी गैस के एक मोल में कणों की संख्या, एक मोल में कणों की संख्या बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है। कितनी होगी, 23 होगी। ये 23 कैसे आई, पहले तो एक मोल समझा देता हूं मैं, फिर बताऊंगा कि ये कैसे आई। मोल क्या होता है बेटा, मोल होता है, एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। क्या होगा, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। क्या, मोलर द्रव्यमान। इस मोलर द्रव्यमान को अपन अणुभार भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, अणुभार। अगर इंग्लिश में बात की जाए तो एक मोल बराबर, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं अपन, वेट। सॉरी द्रव्यमान को अपन बोलेंगे क्या, मास, और इसको बोलेंगे मोलर वेट या मोलिकुलर वेट। क्या, मोलिकुलर वेट। इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, एक मोल को दर्शा देते हैं n से। n बराबर होता है
m बटे स्मॉल m, क्या होगा m बटे स्मॉल m, कई बार ये बोल देते हैं m बटे W भी दर्शा देते हैं, यानी मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर द्रव्यमान को स्मॉल m से भी W से भी दर्शा देते हैं ना, ध्यान दें। अब देखो ये निकालते कैसे हैं, ये द्रव्यमान तो आपको दिया जाता है, द्रव्यमान दिया जाता है, ऐसे दिया जाएगा जैसे 10 ग्राम 5 ग्राम 20 ग्राम, क्या दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा आपको 10 ग्राम 20 ग्राम, जो अपन तुला हुआ होता है ना, सीधी सी बात है, जो अपन तराजू में तोलते हैं 20 ग्राम, या आपको क्या दिया गया, वजन दिया गया, क्या दिया गया, वजन दिया गया, एक 10 ग्राम 20 ग्राम, ठीक है। ये तो हो गया अपना द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान अपन कैसे निकालते हैं, मैंने अणुभार आप लोगों को समझाया था, जैसे जल का मोलर द्रव्यमान निकालना है, किसका, जल का, जल को अपन को मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार। मैंने आप लोगों को उस समय बताया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि जिस परमाणु क्रमांक से इनका अणुभार निकालते हैं, मैंने बताया था हाइड्रोजन जो स्पेशल है 1 पर, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का 2 होगा। ऑक्सीजन कितने पर आता है, 8 पर, कितना है सम, इसका अणुभार करेंगे तो डबल कर देंगे, कितना 16, तो जल 2 और 16 कितना हो गए 18, तो जल का जो द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान है, अणुभार है, वो कितना है 18, ध्यान रहे 18। अब जो अपन को जो द्रव्यमान दिया हुआ है 10 ग्राम 20 ग्राम, उसको भाग लगा देंगे, जैसे अभी जल का अपन को निकालना है मोल, तो जल का भाग निकाल देंगे, जल का 1 मोल कब प्राप्त होगा अपन को। अब अपन देखो अणुभार को अपन चेंज नहीं कर सकते, 18 ग्राम है तो 18 ग्राम ही रहेगा। अब मुझसे पूछा गया 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम जो है जल में H2O में कितने मोल होंगे, कितने होंगे, कितने मोल होंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब H2O में निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कैपिटल M बटे स्मॉल m, मोल ज्ञात करने के लिए n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, n बराबर। अब m बड़ा क्या है, जो अपन को ग्राम में मात्रा दी हुई है, कितनी दी हुई है 18। m स्मॉल m कैसे निकालेंगे, एक हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1, 2 का कितना होगा 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 1 का, 8 दूनी 16, तो 18 बटा 18 बराबर 1, तो 18 ग्राम में 1 मोल होता है, n बराबर 1 मोल, कितने होंगे 1 मोल। और इस 1 मोल में, अब जो ये 1 मोल आया है ना, इस तरीके से ध्यान रहे, इस तरीके से इस 1 मोल में ही वो संख्या होगी 6.022 गुणा 10 की घात -23। 18 ग्राम जल में इतने सारे जल के अणु होंगे, H2O के इतने अणु होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात -23। 18 ग्राम अगर जल लेते हैं अपन, एक गिलास में भर लेते हैं 18 ग्राम, कितना तोलकर 18 ग्राम, अगर 18 ग्राम भरते हैं तो उसमें H2O के, जो ये H2O है उसके इतने अणु होंगे, 6.022 गुणा 10 की घात 23 माइनस नहीं होगा, मोल में आएगी मोल, ठीक है। बाकी और मोल के बारे में क्वेश्चन मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा और आप लोगों को वो करने होंगे, ठीक है।